हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर है 9, जिसका नाम है भोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से कैरेक्टर स्केच आने के बहुत चांसेस होते हैं, प्लस आपका क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको भोली के बारे में, एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जो कि के.ए. अब्बास जी द्वारा लिखा हुआ है, यानी इनके राइटर जो है वो के.ए. अब्बास हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जिसमें एक लड़की है जो कि बहुत छोटी गर्ल थी। जब 10 मंथ्स की थी तब वो गिर जाती है अपने कॉट से और उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद उसको जब वो 2 इयर्स की हो जाती है तब उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और उसकी वजह से उसके मार्क्स बन जाते हैं और देन वो एक थोड़ा सा कम उसका जो थॉट होता है वो बहुत सिंपलेटन हो जाता है, यानी कि थोड़ी बुद्धि जो है उसकी थोड़ी कम हो जाती है और इस तरह से वो आगे कैसे बढ़ती है अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। भोली जो थी वो सबसे छोटी, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी बेटी थी किसकी? रामलाल की। तो यहाँ पे रामलाल कौन है? फादर हैं किसके? भोली के। ठीक है, फादर ऑफ भोली। She damaged a part of her brain when she fell off from her cot just when she was 10 months old. उसका डैमेज हो गया था, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट जो है सर का वो क्या हो चुका था? डैमेज हो चुका था जब वो कॉट से गिर गई थी। ठीक है, कब थी? जब वो कितनी थी? 10 मंथ्स की थी। छोटे बच्चे होते हैं तो गिर जाते हैं, तो उस तरह से वो भी गिर गई थी और गिरने की वजह से उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका था। When she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ उसके साथ? She had an attack of smallpox, और उसको क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स का अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? A fair and pretty child, एक बहुत ही गोरी सी प्यारी सी जो बच्ची थी, was disfigured with the pock marks, और वो क्या बन चुकी थी? डिसफिगर्ड हो चुकी थी, यानी कि फिगर जो था, यानी उसका जो चेहरा था, उसका हुलिया जो था वो अब खराब हो चुका था और क्या बन चुके थे? उसके फेस पे पोक मार्क्स बन चुके थे। ठीक है, विद पोक मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भोली वॉज थॉट टू बी अ सिंपलिटन एंड अ बैकवर्ड चाइल्ड हु स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। अब भोली जो थी वो कैसी थी? थॉट टू बी अ सिंपलिटन। सिंपलिटन मतलब होता है बुद्धि में। ठीक है, अब वो बुद्धि में कैसी हो चुकी थी? थोड़ी सी कम हो चुकी थी, मंद बुद्धि टाइप जिसे बोलते हैं ना, वैसी हो चुकी थी। एंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और वो एक बैकवर्ड यानी पिछड़ा वो बच्चा जैसे होता है ना, किसी को बहुत देर से कोई बात चीजें समझ में आती है, पढ़ाई देर से समझ में आती है, कोई भी बात वो नॉर्मल बच्चों की तरह फटाफट एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से वो बन चुकी थी। एंड हु स्टैमर्ड व्हाइल, और वो क्या करती थी? हकलाती थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हकलाना। वो हकलाती थी जब वो बोलती थी, व्हाइल स्पीकिंग, जब वो बोलती थी तो वो हकलाती थी। ऑल अदर डॉटर्स, जो उसकी बाकी की बेटियां थी रामलाल की, वर गुड लुकिंग एंड हेल्दी, जो कि क्या थी? बहुत अच्छी भी दिखती थी, प्लस वो हेल्दी भी थी। जबकि जो सुलेखा थी, यानी कि भोली, सुलेखा इसका रियल नेम था, लेकिन सब इसको भोली बोलते थे जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट। उसका जो थॉट था वो कैसा था? सिंपलेटन था। जब वो बोलती थी तब वो स्टैमर्ड करती थी, इस वजह से वो बहुत कम बोलती थी, इसलिए सब लोग उसको भोली भोली कह के बुलाते थे। रामलाल वॉज वरिड अबाउट द भोली as she had neither good looks nor intelligence, और रामलाल जो था वो अपनी छोटी बेटी के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि ना तो उसके पास अच्छा लुक था, ना ही वो अच्छी दिखती थी, दिखने में अच्छी थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, यानी कि होशियार थी। तो दोनों ही चीजें जो थी उसके साथ नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं। द तहसीलदार इनॉग्रेटेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। तहसीलदार जो है वो एक उद्घाटन करते हैं किसका? प्राइमरी स्कूल का। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का वो उद्घाटन करते हैं अपने विलेज में, किन के लिए? गर्ल्स के लिए। जब गर्ल्स के लिए इनवाइट कर मतलब इनॉग्रेट करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं नम्रदार, यानी कि रामलाल को कहते हैं टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स बाय सेंडिंग ऑल हिज डॉटर्स टू स्कूल। तो वो जाते हैं किसके पास? रामलाल के पास, और कहते हैं कि तुमको एक एग्जाम्पल जो है सेट करना होगा, तभी इस गांव के जो बाकी के लोग हैं वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, क्योंकि बाकी की जो रामलाल की पहले की बेटियां थी वो भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इससे पहले स्कूल ही नहीं था गांव में, और अब जो स्कूल आया था तो उसने रामलाल से कहा था कि रामलाल तुम अपनी बेटियों को भेजो यहाँ पे पढ़ने के लिए।
तभी जो बाकी के जो लोग हैं गांव के वो भी अपनी बेटियों को भेजेंगे। रामलाल couldn't disobey the तहसीलदार and it was decided to send भोली टू स्कूल। और रामलाल जो है वो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो ठीक है और किसी को नहीं, भोली को ही भेज देते हैं, क्योंकि देखो भोली तो दिखने में तो वैसे ही सुंदर है नहीं और बुद्धि तो उसके अंदर है नहीं, तो उसकी शादी होने के चांसेस भी है नहीं। तो जब उसकी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भाई अगर पढ़ने लिखने के लिए भेज देंगे तो फिर उनकी शादियों में अड़चने आएंगी, बट अब उनको ये था कि भोली की शादी तो क्या ही होनी है, इसका तो कुछ होना नहीं है, तो इसी को ही भेज देते हैं, तहसीलदार की बात भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से वो बोल देते हैं। अब जिस दिन स्कूल भेजना था उस दिन भोली के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रीट किया गया था कि हाँ कोई उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा था। तो भोली के लिए क्या किया था, भोली नहाई थी, ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर मैटी हेयर, जो उसके बिखरे हुए से गंदे से बाल थे, उलझे हुए से बाल, उसमें ऑयल लगाया गया, उसको अच्छे से सुलझाया गया। एंड शी वॉज गिवन अ क्लीन क्लोथ दैट नो मोर फिटेड चंपा, और उसको फिर क्या दिए गए, बहुत अच्छे से साफ सुथरे से कपड़े पहनने के लिए दिए गए, जो अब चंपा यानी उसकी जो उससे थोड़ी बड़ी वाली जो बहन थी उसको फिट नहीं हो रहे थे, वो वाले कपड़े जो है किसको दिए गए, भोली को दिए गए पहनने के लिए। अब भोली फर्स्ट टाइम इस तरह से गई थी। देन भोली स्टार्टेड टू थिंक दैट द स्कूल वॉज अ बेटर प्लेस देन होम, और फिर जो है भोली सोचने लगी कि यार हो सकता है स्कूल ऐसा जगह हो जो मेरे घर से ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि उसके घर में तो सब उसको नेग्लेक्ट करते थे, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, कोई उसको कुछ कंसिडर ही नहीं करता था कि हाँ यहाँ पे एक बच्चा भी है जो हमारा ही है, सब लोग उसकी तरफ बिल्कुल इस तरह से रहते थे कि कोई उसकी तरफ सोचता भी नहीं था। अब उसको ये लगने लगा था कि भाई अच्छा है कि मैं स्कूल जाऊंगी तो वो बेटर प्लेस होगा फॉर हर, ठीक है। देन at school, Bholi was pleased to see so many girls of her age and the hope to befriend one of them। और भोली जो है वो ये बहुत खुश होती है जब वो क्या देखती है, बहुत सारी गर्ल्स देखती है उसी की एज की, तो फिर उसको आशा हो जाती है कि हाँ यार कोई ना कोई तो मेरा इसमें से फ्रेंड बन जाएगा। अब तक वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब बच्चों को देखा, स्कूल देखा, नई जगह देखी, घर से बाहर निकली, तो उसको लगा कि हाँ मेरी कोई ना कोई फ्रेंड बन ही जाएगी। The teacher asked her name but she couldn't pronounce it। बट क्या हुआ, जब वो गई तो वहां पे देखा तो गर्ल्स जो हैं वो अपने आप में बातें कर रही थी और सब लोग जो है इसके स्टैमर करने पर हंस रही थी, तो इसलिए वो रोने लग गई। अब रो के वो चुपचाप से कोने में बैठ गई और कुछ बोल ही नहीं रही थी। सामने दीवारों पे वो बहुत सारे कलरफुल पिक्चर्स देख रही थी, एक काऊ को देखा तो उसको अपनी काऊ जो है लक्ष्मी उसकी याद आ गई, उसको वो सिमिलर कर रही थी। इस तरह से वो देख रही थी, फैसिनेटेड भी हो रही थी, बहुत खुश भी हो रही थी। बट जैसे ही मैम आई और मैम ने आकर के उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो अपने नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाई। प्रोनाउंस मतलब होता है उच्चारण करना, वो अपने नाम का उच्चारण ही नहीं कर पाई। भोली वॉज अशेम्ड दैट इवन आफ्टर सो मेनी एफर्ट शी कुडंट प्रोनाउंस हर नेम। भोली जो है अपने आप पर क्या हो रही थी, शर्मिंदा हो रही थी कि भाई मैंने इतना एफर्ट किया बोलने का, लेकिन फिर भी जो है मैं अपना नाम तक नहीं बोल पा रही हूं, और इस वजह से वो बहुत थोड़ी सी शर्मिंदा सी हो गई। द टीचर वॉज वेरी फ्रेंडली, जो टीचर थी वो बहुत ही फ्रेंडली थी, बहुत ही उनकी जो वॉइस थी बहुत ही सूदिंग थी, बहुत ही ज्यादा वो सॉफ्ट थी, सॉफ्ट स्पोकन थी, और बहुत ही कामली वो किससे बात कर रही थी, भोली से बात कर रही थी। तो टीचर जो थी बहुत ही फ्रेंडली थी एंड sympathetic and encouraged her to try again। और वो क्या करती है, सिंपैथी देती है किसको, भोली को सिंपैथी देती है कि कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से अपना नाम जो है धीरे धीरे बोलो, ट्राई करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं किया कि क्या नाम है तुम्हारा, और जब कोई बोल रहा सुनाई नहीं देता मैं क्या नाम बोल रही हूँ, तो उससे तो बच्चा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा और वो फिर जो बोलने की कोशिश भी करना चाहेगा वो भी नहीं बोल पाएगा। लेकिन टीचर बहुत अच्छी थी, टीचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी, तो वो उसको इनकरेज करती है, उसको उत्साह देती है कि नहीं नहीं बोलो बेटा बोलो, आप अपना नाम बोल सकते हो। एट लास्ट में क्या होता है, भोली जो है सक्सीड हो जाती है इन सेइंग भ भ भ भोली, और फाइनली वो भ भ करते हुए अपना नाम जो है फाइनली बोल ही देती है टीचर को। एंड द टीचर पैटेड हर फॉर हर सक्सेस, और टीचर जो है उसको क्या करती है, इस तरह से थपथपी देती है कि वेरी गुड, तुमने अच्छे से बोला। तो ये चीज उसके साथ जैसे हुई तो उसको बहुत ज्यादा हिम्मत आई कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। फाइनली टीचर जो है वो क्या कहती है, द टीचर अश्योर्ड, टीचर जो है उसको विश्वास दिलाती है that very soon she would start speaking like all others and without stammering। और टीचर उसको क्या बोलती है, उनको विश्वास दिलाती है, बोलती है कि तुम
बहुत ही जल्द बोलना सीख जाओगी बाकी लोगों की तरह बिना हकलाए, विदाउट स्टैमरिंग जो है तुम बोलना सीख जाओगी। अगर इस चैप्टर के अगर मैं हार्ड वर्ड्स निकालूं तो स्टैमरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अश्योर्ड विश्वास दिलाना, ये वर्ड्स आप ले सकते हो। इनकरेज ले सकते हो, सिंपैथेटिक ले सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि ये हम आगे यूज कर सकते हैं आंसर्स में, तो उनमें से ये कुछ वर्ड्स हैं, क्योंकि ये एक उसका नेचर था स्टैमर करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। शी गेव अ पिक्चर बुक, वो उसको क्या देती है, पिक्चर बुक देती है भोली को, एंड होप्ड दैट शी वुड फिनिश इट विद इन अ मंथ। और वो क्या कहती है, वो आशा करती है कि भोली जो है, उसको कहती है कि भोली तुमको ये जो है 1 महीने में ये बुक जो है कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से तुम जैसे जैसे एक एक करके बुक कंप्लीट करती जाओगी तो तुम आगे बढ़ती जाओगी और स्टडी भी अच्छी कर पाओगी। द टीचर इनकरेज्ड एंड द अश्योर्ड, देखो फिर से वर्ड आ गया ना, द टीचर इनकरेज्ड एंड द अश्योर्ड भोली that she would be the most learned girl in the whole village। और टीचर उसको क्या कहती है, टीचर उसको इनकरेज करती है, उसको उत्साह देती है, उसको अश्योर करती है, उसको विश्वास दिलाती है, ठीक है, उसको उत्साह देती है, उसको विश्वास दिलाती है। किस चीज का विश्वास दिलाती है, कि तुम जो हो एक दिन सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी गर्ल होगी इस पूरे गांव में, ये चीज उसको विश्वास दिलाती है। An offer for marriage came from a prosperous grocer भिशंबर for भोली। और फिर क्या होता है, भोली जो है इस तरह से धीरे धीरे अपनी स्टडी कर रही होती है, लेकिन दूसरी ही साइड क्या हो रहा है, भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है किसी दूसरे गांव से, जिसमें उस लड़का तो क्या बोलेंगे, उस आदमी का नाम था भिशंबर, जो कि एक क्या था, ग्रोसर था, और बहुत ही समृद्ध। प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, मतलब भरा पूरा अच्छा सा उसका एक बिजनेस था। और किस चीज का था, ग्रोसरी का उसका बिजनेस था। किसके लिए आता है, भोली के लिए आता। बाकी सबका तो रिश्ता पक्का हो चुका था, बची थी भोली, उसी का हो रहा था। द ब्राइडग्रूम वॉज रिच, हैड हिज ओन हाउस एंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन द बैंक। जो ब्राइडग्रूम यानी कि जो दूल्हा था वो कैसा था, अमीर था, ठीक है, और उसका खुद का अपना घर था, और हजारों रुपए जो थे उसके बैंक बैलेंस में थे, यानी काफी अच्छा पैसे वाला था। लेकिन दूल्हा ना बोल, मतलब उसके लिए लड़का ना लेकर, भोली के लिए लड़का ना बोलकर, वो एक उसके पापा की एज का था, भिशंबर जो था वो उसके पापा की एज का था। द ब्राइडग्रूम वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ हर फादर। आ गया कि वो जो ब्राइडग्रूम यानी कि जो दूल्हा था वो बिल्कुल एज था किसकी, सिमिलर का, उसके पापा की उम्र का वो आदमी था। ही लिम्डेड, लिम्डेड मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे लंगड़ा के चलता हो ना, उस तरह से वो चलता था। तो एक चीज तो उसके अंदर ये भी थी, प्लस वो बूढ़ा सा, मतलब एजेड बहुत था भोली के आगे, मतलब उसके पापा की एज का, तो सोच लो आप कितना बड़ा होगा वो। ही हैड ऑल्सो ग्रोन अप चाइल्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, और उसके बच्चे भी थे उसकी अपनी पहली पत्नी से भी। तो पहली पत्नी से बच्चे भी थे, एज में भी बड़ा था, ही लिम्डेड भी था, और बहुत सारी चीजें थी, बट पैसा था। और फर्स्ट टाइम भोली का रिश्ता आया था किसी के लिए, तो उनके घर वाले जो सोचने लगे कि नहीं इसका तो रिश्ता करा देते, कौन करेगा इससे शादी, तो अच्छा है कि हो जाए। दूसरे गांव का है तो उसको भोली के बारे में पता भी नहीं है कि भाई ये स्टैमर्ड करती है या इसके फेस पे स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं, तो ये सब चीजें उनको पता नहीं होगी, तो रहने देते हैं, करवाई देते हैं। भोली reluctantly agreed for the marriage just to keep the honor of her family। भोली जो है वो क्या करती है, अनिच्छा से, मतलब बिना मर्जी के, बेमन से जो है अनिच्छा से अग्री हो जाती है किससे, मैरिज करने के लिए, जस्ट बिकॉज फॉर ऑनर ऑफ हर फैमिली, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए वो हाँ कर देती कि चलो कोई बात नहीं, मेरी फैमिली इतनी परेशान होती है मेरे लिए, तो चलो कोई नहीं, कर लेंगे शादी। ऑन द वेडिंग डे, जिस दिन शादी होती है उस दिन देखो क्या होता है, भिशंबर केम विथ अ लार्ज पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स। और जो भिशंबर होता है जिस दिन शादी होती है, वो बहुत ही गाजे बाजे के साथ, बहुत ही बढ़िया बारात के साथ जो है, लार्ज पार्टी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आता है शादी करने के लिए। When भिशंबर was ready to garland भोली, she happened to see her face suddenly। जब भिशंबर जो है जैसे ही माला पहनाता है, वरमाला जो है भोली के गले में डालने वाला होता है, तो भोली का वो क्या देख लेता है, भोली का जो घूंघट होता है वो थोड़ा सा खिसक जाता है। तो जैसे खिसक जाता है तो वो उसके फेस पे क्या देख लेता है, वो पोक मार्क्स जो है वो देख लेता है, और जब वो देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। द ब्राइडग्रूम he cried that he would not marry a girl with poke marks, और वो जोर से चिल्लाता और बोलता है मैं नहीं करूंगा इस पोक मार्क वाली गर्ल से शादी, और वो मना कर देता है।
रामलाल पुट हिज टर्बन एट हिज फीट एंड बट ही वॉज नॉट मूव्ड। रामलाल जो है वो अपनी पगड़ी जो है उसके पैरों में रख देता है, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं या अपनी कुछ लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो इस तरह की चीजें कर देते हैं। तो एक लड़की के पापा जो है, जैसा कि हम देखते भी हैं कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को नीचा समझते हैं और अपनी पगड़ी जाकर के रख देते हैं, यानी अपने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। और वही चीज किसने की? रामलाल ने भी की। रामलाल जाकर के पगड़ी लेकर के खड़ा हो गया उसके पैर के नीचे और बोला कि मेरी रेस्पेक्ट है, अगर आप ऐसे करोगे तो गांव में मेरी थू-थू हो जाएगी। तो ही वॉज नॉट मूड, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। फिर क्या होता है, एट लास्ट जो है वो अग्री हो जाता है और क्या बोलता है, ही अग्री टू मैरी भोली। वो कहता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, इफ हर फादर गेव हिम 5000 रुपीज एज डाउरी। और वो क्या बोलता है कि मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मैं तभी शादी करूंगा जब रामलाल यानी कि भोली के जो पापा है वो उसे कितने दे देंगे, 5000 रुपीज अगर उसको देते हैं, देन एज अ डाउरी, मतलब एज अ दहेज, ठीक है, एज अ दहेज अगर वो देते हैं तो हाँ मैं शादी कर लूंगा। अब सोचो, इससे पहले वो 1 रुपया नहीं बोल रहे थे। अब जब उन्होंने पोक मार्क्स देख लिया, खुद का नहीं देखा कि खुद इतनी बड़ी एज के हैं, बच्चों का बाप है, उससे बड़ा है, लेकिन नहीं, उसने डाउरी मांगी। आगे देखो, इन दी एंड, अब एंड में क्या करेगा रामलाल, देगा ही, क्या करेगा। इन दी एंड रामलाल जो है वेंट इनसाइड एंड केम आउट विद अ बंडल ऑफ नोट्स एंड पुट इट एट द फीट एंड ऑफ द ब्राइडग्रूम। और फाइनली वो क्या करेगा, वो यही करेगा। और उसने रामलाल अंदर गया और वहां से बंडल लेकर आया नोट्स का और आकर के उसके चरणों में रख दिया दूल्हे के कि लो भाई आप पकड़ो और आप शादी करो। आगे देखो, When Bishambar was about to garland Bholi, she snatched the garland and threw it away into the fire. अब आ गया मेन काम किसका, भोली का, क्योंकि अब अगर भोली चुप हो जाती तो फिर काम नहीं चलता, फिर तो समझ लो कि हमेशा वो दबती रह जाती। लेकिन एजुकेशन की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपने थॉट्स जो है सामने प्रेजेंट कर सकती थी। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ था, उसके टीचर की वजह से, क्योंकि वो अब बहुत कुछ बोलने लगी थी और बहुत अच्छे से अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने लगी थी। तो क्या किया उसने, भोली ने, जैसे ही बिशंबर ने उसके गले में माला डालनी चाही, भोली ने क्या किया, उसकी माला को छीना। स्नैच मीन्स होता है छीनना, ठीक है, छीना। और क्या किया, गार्लैंड को लेकर के थ्रू कर दिया, फेंक दिया, किसमें, जो आग जल रही थी, जो अग्नि होती है वहां पर उसने उतार के माला को छीन करके फेंक दिया। शी स्पोक, वो कहती है क्या, दैट शी वुड नॉट मैनी अ मीन ग्रीडी एंड अ कावर्ड लाइक बिशंबर। या मैनी नहीं, मैरी होना चाहिए, ठीक है। वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मैं जो हूं नहीं करूंगी ऐसे मतलबी, ऐसे लालची और ऐसे कायर, लाइक जैसा कि कौन है, बिशंबर जो है उसके जैसे आदमी से मैं शादी नहीं करूंगी। Everyone including her parents was stunned to hear Bholi speaking all this without stammering। और सब लोग ऐसे देखने लग जाए आंखें खोल के कि यार भोली ने ये पूरा सेंटेंस विदाउट स्टैमरिंग बोला है, मतलब बिना हकलाए उसने ये पूरी लाइन बहुत अच्छे से बिल्कुल सटीक वन टाइम में बोल दी। और क्या बोला था कि मैं ऐसे ग्रीडी, मीन और ऐसे कावर्ड लाइक द बिशंबर, आई डोंट मैरी विद हिम, ऐसे बोल देती है। और उसके बाद क्या करती है, एवरीवन, सभी लोग जो हैं वो स्टंट हो जाते हैं, मतलब कि हक्के बक्के हो जाते हैं कि भोली जो है वो बोल रही है कैसे, विदाउट स्टैमरिंग, मतलब बिना हकलाए जो है वो ये चीजें बोल पा रही है। दिस इज द बिग थिंग, बहुत बिग थिंग थी, क्योंकि इससे पहले कभी भोली को बोलते हुए तक नहीं किसी ने सुना था, और आज वो इस तरह से बिल्कुल बोल रही थी विदाउट स्टैमरिंग, तो ये बहुत अलग चीज थी। आगे वो क्या बोलती है, रामलाल जो है वो कॉल्ड हर क्रेजी एंड आस्क्ड व्हाट शी वुड डू एज नो वन वुड एवर मैरी हर। और रामलाल जो है वो उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है तू पागल हो गई है क्या, अगर तू ऐसे करेगी तो फिर कोई भी तेरे से शादी नहीं करेगा। तो भोली फिर कहती है नहीं करे तो नहीं करे। अब आगे क्या बोलती भोली, भोली रिप्लाइड, भोली जवाब देती है दैट शी वुड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम द वेयर शी हैड लर्न सो मच। और वो कहती है कि मैं जो हूं शादी नहीं करूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, जब तक आपका बुढ़ापा है मैं आप लोगों की आपकी बुढ़ापे में सहायता करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी हैड लर्न सो मच, जहां से उसने बहुत कुछ सीखा है उसी स्कूल में वो भी पढ़ाएगी।
हर टीचर वॉज सीइंग द होल ड्रामा स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, और उसकी जो टीचर थी वो सारी चीजें जो है वो देख रही थी एक कोने में खड़े होकर के। अग्रीड विद द भोली एंड सेड यस भोली ऑफ कोर्स, और ये चीज पर वो अग्री करती है और भोली को कहती है बिल्कुल भोली, तुम बिल्कुल सही हो और ये चीज बिल्कुल तुम सही कर रही हो। ठीक है, आगे कैरेक्टर स्केच की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है जो कि आपको अच्छे से करना है, जो कि आपको भोली के ऊपर बताना है। तो भोली के ऊपर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, प्लस यहां से क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर था भोली के ऊपर जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका कैरेक्टर स्केच। तो देखो कैरेक्टर स्केच क्या है। भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड। भोली वॉज नेग्लेक्टेड मतलब कि जिसको ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसको समझा नहीं जाता था कुछ कि हाँ भाई ये कोई चाइल्ड भी है, कोई बच्चा भी है। तो जिसको होता है ना, जिसको अपन कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कहते हैं। फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, और वो क्या थी, रामलाल की फोर्थ डॉटर थी। हु वॉज अ रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज, जो कि क्या था, रेवेन्यू ऑफिशियल थे गांव के, मतलब वो होते हैं ना पैसों के मामले में जो चीजों को ध्यान रखते हैं उसके थे वो। Bholi had suffered pox in her childhood which left marked on her face and also a head injury which made her mind slower than a normal child of her age। और भोली जो है सफर कर रही थी पॉक्स से, जो कि उसके चाइल्डहुड में हो गए थे और उसकी वजह से उसके फेस पर जो है मार्क्स बन गए थे एंड ऑल्सो उसका हेड जो है वो इंजर्ड हो चुका था विच मेड हर माइंड स्लोअर देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज। और इसकी वजह से उसका जो माइंड था वो कैसा हो चुका था, स्लोअर हो चुका था देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ एज। जो बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे थोड़ा सा उसका माइंड जो था वो स्लो था। She learned to speak late, वो धीरे से समझती थी, कोई भी चीज को सीखती थी तो धीरे धीरे सीखती थी। और स्टैमर्ड करती थी, मतलब जब बोलती थी, जब कुछ करती थी तो हकला हकला के बोलती थी। She was ill-written and was looked down upon by her family and other villagers। और वो क्या थी, वो अनपढ़ थी, ठीक है, निरक्षर थी, और साथ ही साथ गांव वालों के द्वारा वो क्या की जाती थी, ध्यान में नहीं रखी जाती थी। गांव वाले जो है उसको नीची दर्जे से देखते थे, उसकी फैमिली हो चाहे उसके घर वाले हो, सभी लोग उसको कैसे देखते थे, नीचा ही समझते थे, मतलब ये तो कुछ ही नहीं है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा ही उसको समझते। तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको एनकरेज करो, उसको मोटिवेट करो, उसको बोलो नहीं तुम कर सकते हो। उसको भले ही तुमको लगता है अंदर से कैसे करेगा ये, लेकिन उसको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करने से वो कभी ना कभी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, इतने ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे कि आपको भी उनके ऊपर फक्र होगा। तो ये चीज आपके आसपास जब भी कभी आप ऐसी चीज देखो, ऐसे किसी बच्चे को देखो, ऐसा किसी इंसान को देखो, तो उसको हमेशा इंकरेज करो, उसको डीमोटिवेट कभी नहीं करना। अरे तेरे से क्या होगा, तेरे से तो कुछ नहीं होना। एक छोटा बच्चा है उसको भी मत बोलो, जब उससे कोई वो कुछ खोल रहा है, अरे तेरे से नहीं खुलेगा, तू अभी छोटा है, नहीं खोलो खोलो बेटा, ट्राई करो, नहीं खुलेगा तो फिर हम खोल देंगे। तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स बोल बोल के उनको ये बताओ कि नहीं। बच्चे को भी अगर आप बचपन से डिमोटिवेट करोगे तो आगे जाकर के वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, वो बार बार बस उस चीज के लिए डरते रहेंगे, क्योंकि अंदर उनके मन में ये बैठ गया होगा कि अरे यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। हर हेजिटेशन टू गो टू स्कूल शोज दैट शी वाज also unaware of old age customs and the traditions but still understood them as something bad and feared them। ये इसके बीच में स्पेस आ गया है। तो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस चीज में बता रहे हैं कि जो उसका जो हेजिटेशन था, जो उसको डर था, जिस चीज के लिए वो बोलती थी, वो स्कूल जाने के लिए उसको डर था, क्योंकि वो अब से पहले कभी बाहर नहीं निकली थी। तो उस टाइम पे उसका जाना, ये सब चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा एक अलग ट्रेडिशन था, एक अलग तरीका था उसके लिए। बट स्टिल अंडरस्टूड दैम द समथिंग बैड और फेयर दैम। तो उसको लग रहा था, बट इतना उसको पता होता था कि कौन सी चीज उसको फेयर कर रही है, कौन सी चीज उसको डर दे रही है, ये सब चीजों का उसको सेंस था। भले ही वो थोड़ा सा कम समझती थी, लेकिन कोई भी चीज अगर होती थी तो उसको वो फील करती थी कि हाँ स्कूल, जैसे अपन फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो हमको कितना डर लगता है, तो वो सारी चीजें उसको फील हो रही थी। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन मिलने के बाद एंड इनकरेजमेंट, जब उसको इनकरेजमेंट मिलता है किससे, फ्रॉम हर टीचर, शी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, इजी स्पीकिंग एंड अ काइंड गर्ल। और जब उसको क्या मिलता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वेल स्पीकिंग अपनी बातों को कह पाती है, एंड अ काइंड गर्ल, एक बहुत ही काइंड गर्ल बन जाती है।
ठीक है। तो इस तरह से भोली का कैरेक्टर स्केच आप लिख सकते हैं, जिसमें उसके पहले उसके एज के बारे में बता सकते हो कि वो जब 10 मंथ्स की थी तो उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो चुका होता है, और उसके बाद जो है जब वो 2 इयर्स की होती है देन वो क्या हो जाती है, उसको अटैक हो जाता है स्मॉल बॉक्स का। तो ये सारी चीजें आप उसके लिख सकते हो। फिर बाद में एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हो कि एजुकेशन के बाद उसके साथ काफी सारे चेंजेस आए। क्लियर। चलिए देखते हैं रामलाल जो कि उनके फादर थे, उनका कैरेक्टर स्केच आप कैसे लिखेंगे। फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे, ठीक है। वरिड अबाउट भोली, वो भोली के लिए वरिड थे क्योंकि ना तो वो गुड लुकिंग थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। ओवरलुक्ड बिशंबर्स एज एंड लिम्पिंग, और जो क्या करते हैं, देखते हैं बिशंबर को जो कि बहुत ज्यादा ओवरलुक्ड होता है, बड़ा होता है, प्लस क्या होता है, लिम्पिंग यानी कि लड़खड़ाता हुआ इस तरह से था। एंड सफर्ड फ्रॉम अ फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर, और वो हमेशा किससे परेशान रहता था, एक सेल्फ ऑनर मतलब अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा उसी चीज पे लगा रहता था। इस वजह से वो भोली की भी बिशंबर से शादी कराने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रामलाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में आप डिस्कस कर सकते हो कि आप रामलाल के बारे में इसको एज अ आंसर भी आप इसमें यूज कर सकते हो। कभी कहीं पर अगर आपको रामलाल के बारे में पूछा जाता है कि रामलाल का नेचर कैसा था या किस तरह के वो व्यक्ति थे, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स जो है हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टीचर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो बहुत ही काइंड थी और सिंपैथेटिक थी, यानी कि सिंपैथी वाली थी, सिंपैथी देती थी, क्या बोलते हैं, सांत्वना देती थी, है ना। इनकरेज्ड भोली टू स्पीक, इनकरेज करती है वो भोली को बोलने में। इंक्रीज्ड भोलीज इंटरेस्ट इन बुक्स, और भोली का बुक्स में इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करती है। अग्री टू एक्सेप्ट भोली एज अ टीचर इन द सेम स्कूल, और वो अग्री हो जाती है, सहमत हो जाती है भोली को एज अ टीचर उसी सेम स्कूल में आने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं उसकी टीचर के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर तो आपको भोली का ही रखना है, इन सबसे रिलेटेड कैरेक्टर स्केच नहीं आता है। भोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो उनको कि जस्ट एज अ पॉइंट, या कभी उनके टीचर के बारे में अगर आपको कुछ लिखने को मिले कि भोली ने अपने टीचर से क्या क्या सीखा, उसकी टीचर का नेचर कैसा था, तो वो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ आंसर राइटिंग्स कि किस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था। तो सुलेखा को भोली, जबकि नाम तो उसका सुलेखा था, लेकिन उसको भोली क्यों कहा जाता था, जस्ट बिकॉज उसके नेचर की वजह से, जस्ट बिकॉज उसके थॉट्स की वजह से, क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, स्टैमर करती थी, और इस वजह से वो कम बोलती थी। कम बोलने की वजह से लोग उसको क्या बुलाते थे, भोली बुलाते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आंसर को लिखना। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि भोली जो है यंगेस्ट चाइल्ड थी किसकी, रामलाल की, ठीक है। और उसके बाद आप उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप लिख सकते हो कि जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो गिर जाती है, कहाँ से, कॉर्ड से गिर जाती है। उसके बाद जब 2 इयर्स की थी तब वो उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो जिसकी वजह से वो स्टैमर करती थी और ज्यादा नहीं बोलती थी, लैक ऑफ सेंस था उसके अंदर, बहुत ज्यादा सिंपल गर्ल थी, और इस वजह से, और कम बोलती थी, इस वजह से लोग उसके इस बिहेवियर की वजह से लोग उसको भोली बुलाते थे। ठीक है, तो लिखेंगे भोली वॉज द youngest child of Ramlal. When she was 10 months old, she fell down from the coat and her and damaged a part of brain. ठीक है, इतना लिख दिया। When she was 2 years old, she had
an attack of smallpox. ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? भोली was very simple girl and stammering while speaking. And she was not talk too much due to these reason people called Bholi instead of सुलेखा. ठीक है, सुलेखा. ठीक है, क्या हुआ था कि भोली जो थी यंगेस्ट चाइल्ड थी रामलाल की, एंड व्हेन शी वाज द 10 months old she fell from the court and damaged a part of brain. When she was 2 years old she had an attack of smallpox. और भोली जो थी बहुत ही सिंपल गर्ल थी, स्टैमरिंग करती थी जब वो बोलती थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं बोलती थी. और ड्यू टू दीज रीजन, इन रीजन्स के कारण जो है लोग जो है भोली बोलते थे इंस्टेड ऑफ सुलेखा. सुलेखा बोलने की जगह लोग क्या बोलते थे? भोली बोलते थे. क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं. डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली जो है अपना फर्स्ट डे स्कूल में एंजॉय करती है? तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप यस कहेंगे कि यस वो एंजॉय करती है. वो सेम एज की गर्ल्स देखती हैं और बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स देखती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है. और इस तरह से जब उसकी टीचर उसको मिलती है और वो उसको एनकरेज करती है, और ये सब चीज़ों से उसको एक कॉन्फिडेंस आता है और वो एक आगे जो है वो उस चीज़ के लिए बहुत हैप्पी होती है. सिंपल ये लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं. डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? यस, यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट school she sees many girls in the school her age. ठीक है, फिर आगे क्या है? वो बहुत से गर्ल्स देखती हैं. she see many colorful pictures fascinating है ना, fascinating to her. she cried लिख देना. she cried when girls laughed her stammering. Finally, the teacher encouraged her. She was happy and confident.
ठीक है, क्लियर। इस तरह से लिख देना कि भोली जो है उसका फर्स्ट डे जो था स्कूल में अच्छा था, वो बहुत सारी गर्ल्स देखती हैं, बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स देखती हैं और फिर रोने लग जाती है जब लड़कियां जो हैं उसके स्टैमरिंग पे हंसती हैं। और फाइनली जो टीचर हैं वो टीचर के इनकरेजमेंट के बाद जो है वो हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एजुकेशन इन लाइफ ऑफ भोली। भोली की लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल था? तो एजुकेशन का रोल बहुत ही अच्छा वाला था, उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है चेंज हो जाती है, वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, काइंड हो जाती है, स्पीकिंग कर पाती है, ईजी स्पीकिंग हो सकती है उसकी, और ये सब चीजें उसकी किसकी वजह से होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर, उसकी टीचर की वजह से होती है। तो लिखेंगे भोली जो थी पहले कैसी थी, पहले वो बता देना। भोली वॉज वेरी simple girl. She was stammering while speaking. When she went and met with her teacher, her life changed. After the education, Bholi was confident, easy speaking, and काइंड गर्ल। ठीक है, यहाँ बिकेम लिख देना। भोली बिकेम कॉन्फिडेंट, इजी स्पीकिंग एंड काइंड गर्ल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ये सब जो हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी टीचर की वजह से हुआ है। तो ये चाहो लाइन तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ तक भी ठीक है आंसर। क्लियर? तो यहीं पर हम अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आपको लर्निंग करते रहना है और आंसर राइटिंग को सीखना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम करेंगे इसके एक चैप्टर और रह गया है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं एक अच्छी चीज लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, जहां पर किस तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे, उन सब पे बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।